अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई। और इस पूरे हत्याकांड में एक किरदार जो बहुत अहम है, वो है अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा जी। हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही अतीक अहमद और उनके भाई को सुपुर्द खाक किया गया है, उनको दफनाया गया है। विजय मिश्रा इसमें अहम किरदार इसलिए हैं क्योंकि ये उस मौके पर भी थे जब हत्या हुई, जब जनाजा उठा तब भी थे, और जब प्रोटेक्ट कर रहे थे, ला रहे थे, तब भी थे। तो विजय जी, आपसे पहला सवाल है कि अभी आप जनाजे में थे, यहाँ पे अंदर क्या हुआ? अतीक अहमद जो अशरफ का जनाजा जो है कब्रिस्तान में लाया गया है, पूरे रीति रिवाज के साथ उनको सुपुर्द के खाक किया गया है और लोगों ने वहाँ अपना धर्म के हिसाब से फातिया और नमाज़ पढ़ा है। तो उनके परिवार से लोग आए थे? जी हाँ, अतीक अहमद और अशरफ जी के परिवार से लोग आए हुए थे, उनकी बहन और बहन की बच्चियाँ आई हुई थी, अशरफ के ससुराल का पूरा परिवार आया हुआ था। अतीक की पत्नी शाइस्ता जो आरोपी हैं मामले में, वो नहीं, अतीक जी की पत्नी शाइस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी। नहीं आई थी? तो वो तो फरार हैं, वो उमेश पाल हत्याकांड में। जी हाँ, उमेश पाल हत्याकांड में फरार हैं वो, इसलिए वो नहीं आई। ऐसा लोग कह रहे थे कि उनको आना चाहिए था। हाँ, उनका निजी मामला, क्यों नहीं आई वही बता सकती हैं। अशरफ की परिवार से, अशरफ की पत्नी है, उनकी बच्चियां, बेटे? हाँ, अशरफ की जो है 4 बच्चे हैं, तो सभी लोग आए हुए थे, उनका एक बेटा और तीनों बच्चियाँ आई हुई थी। तो आप उस समय मौके पे थे जब हत्या हुई? जी हाँ, चूँकि कोर्ट के आदेश उनके अधिवक्ता को उनके साथ रहने का परमिशन है, तो रात को जब उनका मेडिकल रूटीन होने गया कॉल्विन, तो मैं भी चला गया था देखने के लिए कि मेडिकल रूटीन उनका चेकअप ठीक ठाक हो। तो जैसे ही अंदर गया वैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट हुई और अतीक अहमद जो अशरफ को गोलियां लगी, वो लोग वहीं गिर गए। तो आपके सामने ये सब हुआ कितने बजे, मतलब एग्जैक्ट क्या टाइमिंग थी आपको कुछ? लगभग एग्जैक्ट 10:25 और 10:30 के रात्रि के बीच की ये घटना है, और चूँकि मैं वहाँ मौजूद था तो सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ। अच्छा। जी। तो आप लोग कुछ समझ पाए कैसे हुआ, या फिर आप लोग किसी का आइडेंटिफाई कर पाए हो तब तक? चूँकि मीडिया कर्मियों के भीड़ के बीच में वो लोग आए हुए थे और मीडिया कर्मियों को जो अपना सामान होते हैं उसके साथ आए हुए थे, इसलिए कोई समझ नहीं पाया, और एकाएक जो है मीडिया कर्मियों के बीच से गोलियां चलने लगी, और उस गोलियों की तड़तड़ाहट में जो है लोग इधर उधर भागे, तब तक अतीक अहमद और अशरफ जी गोली लग चुकी थी। आप भी उस सर्कल के साथ में ही थे? जी हाँ, उस सर्कल में मैं भी था और अशरफ जी के बगल ही मैं खड़ा था। तो आप मतलब बाल बाल बच गए? हाँ, भगवान की कृपा थी कि हम बच गए। गोली जब अचानक से गोलियां चली तो आपका क्या पहला रिएक्शन था? आप हटे वहाँ से? जब गोलियां चली तो मुझे लगा कि ये पटाखे की आवाज़ कैसे यहाँ बजने लगी, लेकिन तब तक ध्यान गया कि विधायक जी के सीने पे कई गोलियां लगी, तो मैं समझ गया कि गोलियां कहीं से चल रही हैं। ये सब 2-4 सेकंड के बीच में हुआ। अच्छा। जी। तो आप लोगों को समझने संभलने का मौका नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल ही संभलने का मौका नहीं मिला किसी को, चूँकि विधायक और अशरफ और सांसद अतीक जी के दोनों हाथों में जो है पुलिस द्वारा हथकड़ियाँ लगाई गई थी। अगर समझ पाते भी तो मौका नहीं मिलता भागने का। तो जैसे पुलिस का क्या रिएक्शन था, पहली प्रतिक्रिया पुलिस की क्या थी? गोलियां चली, पुलिस भी भागी, यही रहा पुलिस की प्रतिक्रिया पहले तो। मतलब वो त्वरित थी कि अपनी जान बचाने के लिए? जी हाँ, वो तुरंत जो है पीछे हट गई थी, छोड़ के अतीक और अशरफ जी को। फिर पीछे से कुछ पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश की, फिर वो कुछ नारेबाजी कर रहे थे, क्या हुआ? अब धार्मिक उन्माद की वजह से वो नारेबाजी कर रहे थे, चूँकि उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ जी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, तो इसलिए वो जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ही ये नारे लगा रहे थे। अच्छा। तो फिर पुलिस ने, उन्होंने खुद सरेंडर किया या पुलिस ने पकड़ा? उन्होंने जो है अपने हथियार फेंक के हाथ ऊपर करके सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगे, तो पुलिस ने उनको वहीं पे पकड़ लिया। फिर जब पुलिस ने पकड़ा तब फिर वो धार्मिक नारे लगाने लगे? या पुलिस के पकड़ते ही वो धार्मिक नारे लगाने लगे। अच्छा। अब इस पूरे मामले में आप कैसे लीगली क्या चैलेंज करेंगे इसको? इसमें कई जो है विधिक जानकार जो सीनियर हैं उनसे भी इसमें राय मशवरा किया गया है, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन रुक जाइए, फिर इसमें जो बैठक होगी एक सीनियर के साथ, फिर उसमें जो कोई कार्रवाई होगी। तो इसमें तो सीधे पहले तो इन सब पे 302 की धाराएं लगेंगी और ट्रायल चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी पुलिस ने उनको वहीं पकड़ लिया है और उनको शायद आज जेल भेज दिया है। तो आप, जैसे मैं जान पा रहा हूँ कि आप जब साबरमती से आते थे तो आप साथ में रहते थे, जब बरेली से आते थे अशरफ तो आप साथ में रहते थे, आप ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए चलते थे? जो कि हमें एमपी एमएलए न्यायालय कोर्ट से जो है आदेश मिला हुआ कि जब भी मैं जेल जाता हूँ मिलने के लिए उनसे, तो न्यायालय के आदेश से ही जाता हूँ। तो ऐसे टाइम पे जाता था जब उनको इलाहाबाद ले जाया जाता था, तो मेरी मुलाकात भी उनसे विधि तरीके से होती थी और फिर उनको लेके आते थे भी इलाहाबाद। तो ये आप नज़र रखते थे कि गाड़ी चल रही है, जैसे बहुत बार गाड़ियाँ पलटने की आशंका जताई जा रही है? चूँकि जब
ये उमेश पाल अपहरण कांड का जजमेंट आया था तो उस समय ये भी अशरफ जी से कहा गया, अशरफ जी ने ये कहा कि उनके जो है 15 दिन से जेल में निकाल के 15 दिन बाद हत्या कर दी जाएगी। इस जो है बात को भी ले गंभीरता से लिया गया था, इस वजह से भी उनके साथ जाना आए गए थे हम। तो आप लोगों को अंदेशा था ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, पूर्व विधायक अशरफ जी ने भी कहा था कई बार कि ऐसी घटना हमारे साथ की जा सकती है, इसलिए हाई कोर्ट में भी हम सुरक्षा की मांग किए थे। हाई कोर्ट से भी आदेश सुरक्षा को लेकर हुआ था और लोअर कोर्ट में भी हमने सुरक्षा का जो है मांग की थी, जिसकी जो है प्रार्थना पत्र पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट से हमें सुरक्षा का जो है आदेश मिल चुका था, जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन जो है विफल रही। पुलिस का फेल्योर मानते हैं इसको? जी हाँ, इसको तो पुलिस ही विफल रही, यही माना जाएगा। नहीं तो सुरक्षा का आदेश मिला तो कितनी सुरक्षा मिलनी थी? सुरक्षा में जो है ये था कि पर्याप्त सुरक्षा किया जाए इनको, जो है जब भी किसी जेल से दूसरे जेल ट्रांसफ़र किया जाए या किसी जेल से किसी न्यायालय इनको ले जाया जाए तो सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। जो भी पुलिस कर्मचारी रहे या पुलिसकर्मी रहे उनको जो है बॉडी वार्म कैमरे लगे हों और उनको जो है वीडियो जब वो चलें तो रास्ते में उनकी वीडियोग्राफी कराई जाए और उनके अधिवक्ता उनके साथ रहें। आप साथ रहते थे? जी हाँ, हम साथ रहते थे। अच्छा, फिर यहाँ कैसे चूक हो गई? अब चूंकि सीजीएम द्वारा ये पुलिस कस्टडी रिमांड में थे तो ये पूरा जो है इसमें पुलिस की विफलता है। यहाँ तो पुलिस पर पूरा भरोसा किया गया था कि पुलिस जो है ऐसा कुछ नहीं होने देगी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन दोनों लोगों की हत्या हो गई। तो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इन्हें साबरमती जेल भेजा था और नैनी जेल इसीलिए इनको नहीं लेती थी, पुलिस रिमांड में रखा जाता था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप लोग? हाँ, हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो परिवार की तरफ से कौन लोग पैरवी कर रहे हैं? अभी तो परिवार के सभी लोग बिखरे पड़े हुए हैं। जब परिवार के जिम्मेदार लोग आ जाएंगे तो उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए नहीं? हाँ, तब तक तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अर्जेंट हियरिंग के वैसे चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग लगाई जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे एक मैं बयान सुन रहा था अतीक अहमद का कि वो जब जेल से आ रहे थे तो उस समय अतीक ने कहा कि आप लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं, आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया वालों को। और बार बार ये कह रहे थे कि मिट्टी में तो हम मिल ही गए, अब हमको रगड़ा जा रहा है। जी हाँ, उनका अपना व्यक्तिगत बयान था, जैसा उनको महसूस हुआ था उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों का विशेष आभार व्यक्त किया था इसलिए। तो मीडिया के भेष में वो हत्यारे आए? जी हाँ, मीडिया के बेस में वो हत्यारे आए थे। तो अभी आप लोगों का अगला लीगल कदम क्या होगा इस पूरे प्रकरण में? अभी तो इतनी बड़ी घटना घट गई है, उससे ही घर वाले सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। जब ये थोड़ा सा जो है सब घर वाले ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद ही बात करके किसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी। आप अतीक के कौन से केस में वकील थे? कब से उनके केसेस लड़ रहे थे? सन 2018 से हम उनके केस लड़ रहे थे और सन 2019 से विधायक अशरफ जी के केसों में हम इन्वॉल्व हुए थे। तो ये जो उमेश पाल हत्याकांड हुई, इस केस को भी आप देख रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड भी चूँकि अभी जो है 1.5 महीने पुराना ये जो है हत्याकांड हुआ है, घटना हुई है, तो इसको भी हम देख रहे हैं। और राजू पाल के हत्याकांड का जो केस था? नहीं, राजू पाल हत्याकांड का केस हम नहीं देख रहे थे, चूँकि उस समय हम वकालत कर ही नहीं रहे थे। अच्छा जी। तो इस केस में क्या था, क्या आरोप थे और क्या लग रहा था कि इनको सज़ा हो जाएगी इसमें? नहीं, तो उमेश पाल अपहरण कांड में सज़ा उनको हुई है और चूँकि 2016 और 17 में उमेश पाल ने अपनी पूरी गवाही दे चुके थे, गवाही के आधार पर लग रहा था कि सज़ा हो सकती है। आप लोगों को लग रहा था? जी हाँ, लग रहा था कि अतीक अहमद जी को सज़ा पड़ सकती है। अशरफ को किसी मामले में सज़ा मिली थी? नहीं, अभी तक तो अशरफ जी को किसी मामले में सज़ा नहीं पड़ी थी। किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई थी? नहीं, अभी तक किसी मामले में सज़ा नहीं हुई थी। कितने मुकदमे थे अशरफ के ऊपर? लगभग जो है 38-39 मुकदमे उनके ऊपर हैं अभी। और अतीक के ऊपर? अतीक जी के ऊपर तो 103 मुकदमे दर्ज हुए थे और उसमें तो बहुत से मुकदमे जो है बसपा शासनकाल में फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे, तो सबका ट्रायल फेस किया जा रहा था। अब जैसे किसी इतने बड़े जिसके ऊपर इतने अपराध हो के आरोप हों और एक माफिया का तमगा हो, तो जब इस तरह से हत्या हो जाती तो क्या सारे केसेस क्लोज हो जाते हैं? अब जिन केसों में हम एक्यूज्ड हैं वो केस तो क्लोज हो ही जाएंगे, बाकी अभियुक्तों के केस चलेंगे, लेकिन हमारे केस जो जिनकी हत्या हो जाती है या जो नहीं रहते हैं इस दुनिया में, जो मरहूम हो जाते हैं, उनके केस तो क्लोज हो जाते हैं। तो जैसे उमेश पाल की हत्या हुई तो अतीक, आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत जघन्य अपराध हुआ था? हाँ, जघन्य अपराध उमेश पाल हत्याकांड भी हुआ था और जघन्य अपराध अतीक अहमद और अशरफ हत्या का भी जघन्य अपराध है।
इस तरह के अपराध तो नहीं होने चाहिए। जिस हिसाब से जो है मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस, तो हमें नहीं लग रहा कि ज़ीरो टॉलरेंस जो है हो रहा ही कुछ। जिस हिसाब से जो है 1 डेढ़ महीने में इतनी हत्याएं हो जा रही हैं। इसे कहा जाता है कि जब कमिश्नरेट हो जाती है तो पुलिस व्यवस्था अच्छी हो जाती है। हाल फिलहाल में ही थोड़े दिन पहले प्रयागराज में कमिश्नरेट हुई और बैक टू बैक 2 वारदातें, एक दिन दहाड़े हुई और एक रात में। दोनों आप वकील हैं, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे अपराध की प्रवृत्ति क्या है और इसमें किस तरीके की सज़ा हो सकती है। अपराध की प्रवृत्ति तो बहुत ही जघन्य है। इसमें तो आजीवन और फांसी की सज़ा तक का जो प्रावधान है। आप लोगों की जो पुराने वकीलों की टीम होगी, सब लोगों ने मिल बैठ के फैसला लिया होगा, मशवरा किया होगा, फिर भी अभी तक कोई कंक्लूजन आप लोगों ने निकाला कि हाँ इस दिशा में बढ़ा जा सकता है, ये कदम लिया जा सकता है? नहीं, अभी इस तरह की कोई विशेष बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी कल ही हत्याकांड हुआ है। आज जो है उनकी मिट्टी और हुई। अभी सारी चीज़ें 1-2 दिन बाद ही होंगी। बातचीत होगी, बातचीत के बाद ही जो है कोई निर्णय लिया जाएगा। तो बातचीत के बाद जैसे बता रहे हैं, अच्छा पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी जब आपने देखा गोली चलते हुए? अचंभित हुआ कि पुलिस के रहते हुए गोली कैसे चलने लगी और इसमें हत्या कैसे हो गई। आश्चर्य की बात थी ये। जब हम लोगों ने भी टीवी पे देखा तो हमें बड़ा शॉकिंग रहा कि ऐसे कैसे हो गया। बिल्कुल, आज तक मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि पुलिस के रहते हुए इतनी जो है जघन्य अपराध की घटना घट गई। ये जो अपराधी हैं इनके बारे में आपको पता था, ये पहले से पेशेवर अपराधी, कुछ इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के अब तक निकाला? नहीं, पुलिस के द्वारा तो ये बताया जा रहा है कि इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और ये लोग बाहर के थे। अब कैसे यहाँ ट्रांसप्लांट होके आई थी, पुलिस विवेचना के दौरान ही बता पाएगी। कोई पुरानी रंजिश थी अतीक की किसी से? अब अतीक जी की तो रंजिश, हर दिन एक नई रंजिश हो रही, हर एक दिन नई FIR हो रही थी। अब इसमें क्या कहा जा सकता है? किन लोगों पे आपको लग रहा है कि कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये अतीक अहमद के वकील, अशरफ के वकील विजय मिश्रा हैं, जो अभी यहाँ जनाजे के बाद निकले। हमें वक्त दिया बात करने के लिए। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे और कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।